वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव अगेन। तो हम लोग वापस आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 लेके पावर सिस्टम्स का। और इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं मेरे भाई, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कि ट्रांसमिशन लाइंस को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है और क्या रीजन है उस डिवीजन का। ठीक है, तो अभी मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक से गो थ्रू करवा रहा हूं, बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं और इतनी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं कि ये चीजें अगर आपसे कभी कोई इतना डेप्थ में पूछता है तो आप लोग रिप्लाई करोगे, हर जगह रिप्लाई कर पाओगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल. I got IR1 twice in GATE in electrical engineering in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal by the President himself in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students for GATE and ESE in online and the offline classes, and presently I am working as a director at an academy for GATE department. But main reason क्या है मेरे भाई, जिस कारण से आप और हम जुड़ते हैं डेली शाम 7 बजे, तो उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा लॉजिक है कि वी वांट दैट आवर यूट्यूब फैमिली शुड गेट टॉप 100 रैंक। आप लोगों को मेरे लिए टॉप 100 रैंक लेकर के आना है, इसी चैनल से लाना है। इसीलिए कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं और फ्री टेस्ट सीरीज भी करवा रहा हूं। ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ताकि आप लोग अंडर 100 रैंक निकाल के दिखाओ, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व हो, मुझे आपके ऊपर गर्व हो और आपके पास एक सेटल्ड लाइफ हो आपके फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर आपका एकदम सेटल्ड हो जाए, इसके लिए हम लोग डेली शाम 7 बजे डिस्कस करते हैं। अब देखो, आप लोगों को अगर गेट और ईएस में रैंक लानी है मेरे भाई, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां सारे बड़े टीचर, सारे टॉप एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं। मैं खुद डेली 2 क्लास फ्री वहां पे लेता हूं, एक 12:30 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस की और एक शाम 8:30 बजे बीजेटी के बारे में। लेकिन साथ साथ वहां पे होती है लाइव क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट और चलती है फ्री टेस्ट सीरीज एवरी संडे। अब अगर आप ये सब इनिशिएटिव्स का फायदा उठाना चाहते हो तो आज ही ऐप डाउनलोड कर लो, भले ही उसके लिए फेसबुक डिलीट करना पड़े, कुछ भी डिलीट करना पड़े, बट अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास होनी चाहिए। और डाउनलोड करके मेरे भाई इस लिंक पे जरूर चले जाना। ये लिंक जब आप ब्राउजर में डालोगे ना, ब्राउजर भी बताता हूं, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें डालोगे, ठीक है, उसमें डालोगे तो आपको ये क्या कहते हैं, पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर जो भी मेरी क्लासेस होने वाली हैं वो आपको यहां दिखेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, और जो कंडक्ट हो चुकी हैं वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिलेंगी। पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, सिग्नल, एनालॉग। इवन पता है पावर सिस्टम के काफी टॉपिक मैंने यहां पे ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अगर जल्दी कवर करना है तो यहां जाके भी कवर कर सकते हो, tinyurl.com/ankitesi। ठीक है, अब देखो, अगर आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ते हो तो क्या फायदा होता है। प्लस पे आपको काफी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, सिवाय टॉप क्वालिटी लेक्चर्स के। लेक्चर्स मिलते हैं लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, डाउट सॉल्विंग मिलती है। सबसे बड़ी बात है, अगले 4 महीने हर हफ्ते 3 दिन डाउट सॉल्विंग होने वाली है, ताकि बच्चे जब गेट के अंदर एग्जाम दें तो उनका एक भी डाउट अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्सेज, ये सभी चीजें मिलती हैं प्लस पे। और आइकॉनिक तो मेरे भाई सोने पे सुहागा वाली बात है कि यहां मिल जाता है पर्सनल कोच, जो आपके साथ हर 2 हफ्ते में सेशन करेगा और आपके साथ डेली चैट भी करेगा और आपको बताएगा आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, और जितना भी स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है ये बंदा खुद हैंडल करेगा। तो आपको क्या करना है, बस जो आपको बताया जा रहा है वो फॉलो करते जाना है, बाकी स्ट्रेटेजी डे टू डे ये बनवाता रहेगा। ठीक है, डे टू डे ये बनवाता रहेगा और आपको बस फॉलो करते जाना है। आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, मेंस का Q&A प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा और एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी मिलेंगे। और प्लस में जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर ये सब मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे भाई। स्टडी मटेरियल, गाइड, स्टडी प्लानर, टाइम शेड्यूल, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको सब चीजें मिल जाएंगी अगर आप ज्वाइन करते हो अनअकैडमी आइकॉनिक। तो आइकॉनिक आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट से लेके टॉपर लेवल तक लेके जा सकता है। अब मेरे भाई जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। देखो, 2 चीजों में कभी नहीं शर्माना है, लाइक करने में और शेयर करने में। जब तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं करोगे मेरे भाई, तो ये जो रेवोल्यूशन हमने खड़ा कर दिया ना इस चैनल पे,
ये रेवोल्यूशन जनता तक नहीं पहुंचेगा। अब रेवोल्यूशन लाना हमारी जिम्मेदारी थी, इसको फैलाना आपकी जिम्मेदारी, और इसके लिए लाइक और शेयर लगातार ठोकते रहा करो। शेयर इतना कर दिया करो, अपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, आपने फेसबुक पे शेयर कर दिया, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, जगह जगह बच्चों तक हल्ला मचा दिया करो कि भैया पावर सिस्टम लाइव पढ़ाया जा रहा है, टॉप क्वालिटी में पढ़ाया जा रहा है और विजुअलाइज करके पढ़ाया जा रहा है। ऐसा आज तक किसी ने पावर सिस्टम नहीं डील किया यूट्यूब पे जहां छोटे से छोटा कंसेप्ट आपको विजुअलाइज कराया जाए, ठीक है। और ये आज आपको और समझ में आएगा जितनी डिटेल में हम जाने वाले हैं। चलो अब देखो, ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई करते हैं उसके वोल्टेज लेवल के हिसाब से, यानी वो कितनी वोल्टेज पे रन कर रही है। तो कितनी वोल्टेज पे रन कर रही है, जैसे देखो पहला है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किसे बोलते हैं, 11 केवी और 33 केवी को। फिर है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी 66, 132 और 220 केवी, 220 केवी। मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो इसमें क्या होता है 400 केवी, 400 केवी। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज यानी 765 केवी, 765 केवी, ठीक है। तो ये 4 वोल्टेज लेवल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन कि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्या है। आप कहोगे सर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या है इस बात का। देखो ट्रांसमिशन लाइन का जो रेटेड वोल्टेज होता है वही रेटेड वोल्टेज उसके सेंडिंग एंड का होता है जहां से पावर भेज रहे हो, और वही रेटेड वोल्टेज उसके रिसीविंग एंड का होता है जहां पावर हम लोग लोड को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 रेटेड वोल्टेज बनेंगे, एक सेंडिंग एंड और एक रिसीविंग एंड, और दोनों रेटेड वोल्टेज सेम होंगे। दैट इज द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। तो ये बात क्लियर हो रही है। अब इसके अलावा जब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर में 2 डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होते हैं। एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया भी था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि आप इंडस्ट्रीज को देते हो, 11 केवी और 33 केवी। और एक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप डोमेस्टिक लोड को दोगे। तो अगर 3 फेज चला रहे हैं तो 415 वोल्ट, सिंगल फेज चला रहे हैं तो 220 वोल्ट। और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर, और ये होता है आपका 3 फेज 4 वायर या सिंगल फेज 2 वायर। समझ रहे हो, यानी कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें न्यूट्रल वायर नहीं दिया जाता, उसके अंदर न्यूट्रल वायर नहीं दिया जाता, बस 3 वायर्स दिए जाते हैं तीनों फेजेस के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कई बार वोल्टेज लेवल ना देके आपको मान लो बोल दिया EHV है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए किस रेंज ऑफ वोल्टेज की ये बात कर रहा है। या बोल दिया MEHV है तो तुरंत समझ आना चाहिए 400 केवी के बारे में बात की जा रही है। और मैंने आपको बताया भी था 765 केवी की लाइन कब डाली गई थी, 1998 में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इंडिया में 765 केवी की लाइन आई थी इन 1998, ठीक है। अब मेरे भाई बात यह आती है कि इंडिया के अंदर जो टॉलरेंस प्रोवाइडेड है, इंडिया के अंदर जो टॉलरेंस प्रोवाइडेड है वो है 6%, यानी 6% तक का वोल्टेज फ्लक्चुएशन अलाउड है। 6%, यानी अगर x वोल्टेज है तो 0.94x से लेके 1.06x तक वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अलाउड है। इतना वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकता है ड्यू टू ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। और इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो वही टॉलरेंस रखी गई है 5%। कितनी रखी गई है मेरे भाई, 5%, और इंडिया के अंदर 6%। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर ये आना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए मेरे भाई कि आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं, आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके माइंड में आना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आपने डिसाइड कैसे किया, आपने डिसाइड कैसे किया कि कितनी वोल्टेज पे आपको ट्रांसमिट करना है मेरे भाई, कितनी वोल्टेज पे आपको ट्रांसमिट करना है। देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पहले वाई हाई वोल्टेज is used for transmission, ठीक है। अब देखो
वाई हाई वोल्टेज इज यूज फॉर ट्रांसमिशन, मैं क्या बोलता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट करनी है, मैं कहता हूं अगर एक पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट करनी है, इफ वी वांट टू डिलीवर पावर P टू द लोड, तो ये पावर P कितनी होगी भाई, VI cos phi। अब आप कहेंगे यहां से I कितना आ गया, P बाय V cos phi, तो लॉसेस कितने आ गए मेरे भाई, लॉसेस हो गए आपके I स्क्वायर R, यानी P स्क्वायर R बाय V स्क्वायर cos स्क्वायर phi। अब मैं यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी दिखा देता हूं कि लॉसेस हो गए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी स्क्वायर, जिसका मतलब वोल्टेज बढ़ने के साथ लॉसेस गिरेंगे मेरे भाई। अब बात यह आ जाती है कि सर अगर लॉसेस गिर रहे हैं तो हम हाई वोल्टेज ही क्यों ना यूज कर लें, कम वोल्टेज इवन लें भी क्यों, 11 केवी क्यों लें, 33 केवी क्यों लें, जबकि हमारे पास लॉसेस कम हो रहे हैं वोल्टेज बढ़ाने से। बट इस सवाल को आंसर करने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, मैंने लॉस को आई स्क्वायर आर ही क्यों किया, वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं किया। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लॉस को मैंने माना आई स्क्वायर आर ना कि वी स्क्वायर बाय आर। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर। अगर वी स्क्वायर बाय आर मान लेता मेरे भाई तो कहानी पलट जाती। कैसे पलट जाती, क्योंकि फिर लॉस आ जाते वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तब तो फंडा ही पलट गया, तब तो हम कहते हैं लो वोल्टेज पे लॉसेस कम आएंगे। लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं, कोई पर्टिकुलर लॉजिक उसके पीछे, चलो मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, जब एक रजिस्टर की बात आती है तो रजिस्टर की पावर होती है आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहां पे आई क्या होता है, आई होता है करंट थ्रू रजिस्टर। क्या होता है, करंट थ्रू रजिस्टर। V क्या होता है, V होता है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है भाई, ये होती है I और V की मीनिंग। लेकिन अब जब ट्रांसमिशन लाइन की आप बात करते हो, देखो ये एक वायर है, यहां पे होती है सेंडिंग एंड वोल्टेज और यहां पे होती है रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब ये जो लाइन होती है ना मेरे भाई, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो आप अगर इसका करंट लोगे तब तो पावर सही है, पावर कितनी आ गई, लॉस आई स्क्वायर आर। लेकिन वी स्क्वायर बाय आर करने के लिए, वी स्क्वायर बाय आर करने के लिए मेरे भाई आपको कौन सी वोल्टेज लेनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वोल्टेज। वी स्क्वायर बाय आर करने के लिए आपको कौन सी वोल्टेज लेनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वोल्टेज। फॉर V square by R, we must consider R voltage। ठीक है, और ये जो R वोल्टेज है ना तो VS है ना तो ये VR है, ना ही ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ना ही ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ये किसकी वोल्टेज है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वोल्टेज है मेरे भाई। तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि सीरीज में, देखो ध्यान ध्यान से सुनना, सीरीज के अंदर आप लेते हो आई स्क्वायर आर और शंट में लेते हो वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां रेजिस्टेंस सीरीज में प्रेजेंट है, इसीलिए आपको लेना पड़ेगा आई स्क्वायर आर। सीरीज सर्किट में करंट से निकालो और शंट में वोल्टेज से। अब क्वेश्चन ये फिर भी खड़ा रह गया कि भैया वोल्टेज रेटिंग डिसाइड कैसे होती है, क्योंकि अगर लॉसेस कम करने की बात करोगे तब तो मेरे भाई लॉसेस कम हो ही रहे हैं हाई वोल्टेज पे, तो हमेशा हाई वोल्टेज लगा लो। लेकिन इसमें एक नुकसान है। नुकसान क्या है, अगर हमेशा हाई वोल्टेज पे जाओगे तो इंसुलेशन वोल्टेज से डिफाइंड है, तो आपका इंसुलेशन भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। और मेरे भाई अगर इंसुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होगा तो कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी।
दूसरी बात, टावर भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, टावर भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज की लाइन जान मान की हानि कर सकती है, तो टावर के नीचे क्लियरेंस ज्यादा देना पड़ेगा, तो टावर का साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, इंसुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, दोनों ही सूरत में आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं ये कहता हूं, इफ हाईएस्ट वोल्टेज, if highest voltage is always used, then size of tower increases, insulation increases, therefore cost increases। तो अब बात फिर भी यहीं रह गई, फिर मेरे भाई कैसे डिसाइड करूं कि कितनी वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है, लाइन का वोल्टेज कितना रखना है मेरे भाई, ये अब कैसे डिसाइड करें, जबकि हम कह रहे हैं हाईएस्ट वोल्टेज हमेशा यूज नहीं कर सकते, हमेशा यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर हो रही है? देखो अब बात ये आ गई डिसाइडिंग, देखो मैं आपको एक एक चीज एकदम बेसिक से करा रहा हूं, हर चीज का वाई दे रहा हूं। डिसाइडिंग ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज लेवल, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, देखो क्या होता है, आगे चल के हम पावर डिराइव करेंगे, आगे चल के हम पावर डिराइव करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन की पावर होती है VS VR बाय X साइन डेल्टा, जिसमें मैक्सिमम पावर होती है VS VR बाय X। अब देखो क्या कहते हैं हम लोग कि एज डिस्टेंस, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ लाइन, डिवीजन मत समझना इसे, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ लाइन बढ़ती है तो रिएक्टेंस बढ़ती है बंधु, रिएक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिससे कि Pmax कम होगा, जिससे कि Pmax कम होगा, और Pmax पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। ये सब चीजें आगे पढ़ोगे, ये सब चीजें आगे पढ़ोगे कैसे हो रहा है, वाई में पढ़ाऊंगा, वाई Pmax से घटती है स्टेबिलिटी। तो अगर आपको स्टेबिलिटी फिक्स रखनी है, अगर आपको स्टेबिलिटी फिक्स रखनी है मेरे भाई, Pmax अगर आपको कांस्टेंट रखना है, तो वोल्टेज मस्ट इंक्रीज विद डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आपको ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ती है। और इसका एक और लॉजिक दे सकते हो, देखो इसका एक और लॉजिक दे सकते हो। क्या लॉजिक सर? कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टू कीप लेस लॉसेस current must reduce and hence voltage must increase। भाई डिस्टेंस बढ़ने के साथ लॉस भी तो बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, लॉस बढ़ गए, तो अब आप चाहोगे लॉसेस को कम करना, अब आप चाहोगे लॉसेस को कम करना, और लॉसेस को कम करने के लिए करंट कम करोगे, और करंट को कम करने के लिए वोल्टेज बढ़ाओगे। तो ये दो कारण होते हैं कि हाई वोल्टेज कहां यूज की जाती है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यानी जितने ज्यादा किलोमीटर की लाइन होगी उतने ही ज्यादा किलोवोल्ट उस पर अप्लाई किए जाएंगे। अब देखो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि 11 के मल्टीपल में क्यों चलते हैं। पहली बात तो हमेशा 11 का मल्टीपल नहीं होता, जैसे 400 kV 765 kV, इसमें तो 11 का मल्टीपल नहीं है मेरे भाई। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता हूं कि 11 का मल्टीपल क्यों होता है। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में क्या सोचा कि लाइन के अंदर अगर 10% ड्रॉप आ गया तो 11 kV का कितना बन जाएगा, 10 kV, 22 का कितना बनेगा, 20 kV, 33 का 30 kV। तो वी विल गेट दैट एग्जैक्ट वोल्टेज आफ्टर 10% ड्रॉप, इसीलिए पहले ही हम 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज लेकर के चले थे। गलती से भी आंसर ये मत देना फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव,
क्योंकि ये तो कुछ ऐसी बात हो गई, मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई आप गेट की तैयारी क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो, आपने बोला सर पड़ोसी सीए बना था। अब मुझे बताओ इन दोनों बातों का कोई रिलेशन है? इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन है? ये लॉजिक है आपके आंसर का कि कोइंसिडेंटली अगर साइन का फॉर्म फैक्टर 1.11 है तो भैया 11 के मल्टीपल में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर क्या है? आरएमएस बाय एवरेज। लेकिन आरएमएस बाय एवरेज को यहां से क्या रिलेट करोगे बताओ? 11 kV इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेज, लेकिन आरएमएस बाय एवरेज से क्या मतलब 1.11 है? तो आप तो ये कहना चाह रहे हो कि हर साइकिल का एवरेज हमने 10 कर दिया, 10 कर दिया या राउंडेड ऑफ कर दिया। तो इंडिया में 6% अलाउड है, लेकिन हम लोग वोल्टेज लेके चले थे कि एटलीस्ट हमें 10 kV मिल जाएगा अगर 11 kV लेके चलते हैं। ठीक है, अगर 11 kV लेके चलते हैं। ठीक है भाई, और बाकी फालतू डाउट मत पूछो, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछो। अब आप इतने जेनरिक डाउट पूछोगे सर 3 फेज ही क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए मेरे भाई एक बार जाना आप अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे मेरे, ठीक है, उसमें tinyurl.com/अंकित ESE वाले लिंक पे जाना। नेटवर्क में मैंने 3 लेक्चर लिए हैं 3 फेज के, ठीक है, उसमें मैंने पूरा बताया है कि 3 फेज ही क्यों करते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा पढ़ना है 3 फेज पूरा का पूरा। तो वहां से रेफर कर लो, मशीन पावर सिस्टम में बहुत मदद करेगा, मशीन और पावर सिस्टम के अंदर बहुत मदद करेगा। ठीक है भाई, चलो, और ये सारी चीजें ना मैं आपको स्टेबिलिटी में पढ़ाऊंगा, ये डिराइव कराऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसे पीमैक्स पे डिपेंड करती है, क्या इसके पीछे फंडा है। और अगर ज्यादा जल्दी है तो अगेन मेरी स्पेशल क्लासेस में पावर सिस्टम में जाके पूरा स्टेबिलिटी देख सकते हो, मैंने कवर कराया। ठीक है भाई, चल अब आगे चलते हैं। तो अब हमें देखो क्या क्या नॉलेज मिल गई कि ट्रांसमिशन लाइंस को कैटेगराइज करते हैं वोल्टेज लेवल्स के हिसाब से, और हाई वोल्टेज यूज करते हैं लॉसेस कम करने के लिए, लेकिन हर जगह मैक्सिमम वोल्टेज नहीं ले सकते, वरना इंसुलेशन ज्यादा होगा, टावर की हाइट ज्यादा होगी, कॉस्टिंग ज्यादा होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज डिसाइड करते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। इतनी क्लैरिटी अभी तक हमें मिल चुकी है। अब देखो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन के फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं? जो कि पावर कैरी करे जनरेटिंग स्टेशन से लेके सब स्टेशन तक, जो पावर कैरी करे जनरेटिंग स्टेशन से लेके सब स्टेशन तक, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। बट सब स्टेशन के बाद, ठीक है, सब स्टेशन के बाद देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। अब मान लो यहां हम आ गए सब स्टेशन पे, ठीक है, हम आ गए सब स्टेशन पे। अब सब स्टेशन के बाद क्या निकलता है? फीडर। क्या निकलता है? फीडर। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं, रेडियल फीडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो तरह के टोपोलॉजी होते हैं, एक जो सर्कल में हो उसे कहते हैं रिंग, और जो आगे ही आगे बढ़ता जाए उसे कहते हैं रेडियल। तो ये क्या हुआ? रेडियल फीडर। और फीडर के बाद क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटर। यानी देखो हायरार्की ऐसे मेंटेन्ड होती है, हायरार्की कैसे मेंटेन्ड होती है? पहले आती है ट्रांसमिशन लाइन, फिर उसके बाद फीडर, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। हैं ये सब वायर ही, ये मत सोचो कि कुछ अलग अलग चीजें हैं, सब वायर ही आपके। लेकिन मेरे भाई वायर के नाम अलग अलग हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। अब देखो फीडर के अंदर क्या होता है, यहां पे कोई लोड नहीं लगाया जाता, यहां कोई लोड नहीं है। और जब यहां मेरे भाई कोई लोड नहीं है तो यहां से जाने वाला करंट क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, मान लो यहां पे I करंट है, यहां आया सपोज I माइनस I1, यहां आया I माइनस I2, इस टाइप से। समझ रहे हो कि करंट कम होता चला जाएगा। ये वाला करंट I2 मान लिया और ये वाला करंट I1 मान लिया, तो करंट कम होता जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। देखो फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब हैं वायर्स ही, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग है। जनरेटिंग स्टेशन से लेके सब स्टेशन तक कहलाएगी ट्रांसमिशन लाइन, फिर सब स्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक कहलाएगी फीडर, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वायर लगेगी वो कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन फीडर के अंदर करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर करंट वेरी करता जाता है, करंट वेरी करता जाता है।
तो आप फीडर के अंदर क्या बोलोगे, फीडर, आगे के लिए ध्यान रखना, फीडर कैरीज कांस्टेंट करंट थ्रू आउट इट्स लेंथ, और current in distributor changes as load is tapped। जैसे जैसे लोड को टैपिंग करते जाओगे ना वैसे वैसे करंट बदलता जाएगा। ये होते हैं आपके फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक डाउट ये आ रहा है, हाई वोल्टेज पे लीकेज फ्लक्स हाई होगा या नहीं। मेरे भाई यहां मैग्नेटिज्म पे बात थोड़ी चल रही है, हाई वोल्टेज, लीकेज फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, इंडक्शन हो रहा है क्या? अगर इंडक्शन हो रहा होता तब तो मैं लीकेज से परेशान होता, लेकिन मैं लीकेज के बारे में क्यों सोचूंगा? और वैसे भी हाई वोल्टेज पे लीकेज ज्यादा होगा, ये कोई वाइंडिंग तो है नहीं जिसके टर्न्स हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम लोग बात नहीं कर सकते लीकेज की, यहां लीकेज से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है सर्विस मेन और सब मेन कहां होते हैं। सर्विस मेन और सब मेन कहां होते हैं? ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में। देखो कई बार क्या होता है, लोड डायरेक्टली ना लगा के ऐसे लगा देते हैं। मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूटर से लगा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो मेरे भाई यहां जो वायर आती है दैट इज कॉल्ड एज सर्विस मेन, और यहां जो आएगी दैट इज सब मेन, ठीक है। सर्विस मेन आ जाएगी बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन, और सब मेन आ जाएगी बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड द लोड। ये भी वायर्स ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। तो बात को समझना, हर एक चीज एक वायर ही है, हर एक चीज एक वायर ही है, बस नेमिंग अलग अलग हो जाती है और कुछ भी नहीं है। नेमिंग इनके फंक्शनैलिटी के हिसाब से है, नेमिंग इनके फंक्शनैलिटी के हिसाब से है कि कहां कौन सी लाइन लग रही है। पूरे पावर सिस्टम की टोपोलॉजी को समझो, जनरेटर आया, वहां से जो वायर गई वो ट्रांसमिशन लाइन, इसने सबस्टेशन तक पावर पहुंचाई, जिसके आगे वो लोड्स को पहुंचाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक जब नहीं गई, वहां तक गई फीडर, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वायर यूज हुई दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। तो बस इतना सा टोपोलॉजी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, आई हैव करेक्टेड इट, ठीक है भाई। तो ये सब वायर्स हैं। देखो जैसे सर्विस मेन मैंने बताया, सर्विस मेन क्या है, द वायर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और सब मेन क्या है, वायर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड लोड, ठीक है। अब देखो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। फॉर द सेम पावर ट्रांसफर, सेम मटीरियल, सेम लेंथ ऑफ द लाइन, if the transmission voltage is increased by n times, what will happen to the cross section area of the line? What will happen to the cross section area of the line? यानी अगर वोल्टेज का लेवल n टाइम्स कर दिया जाए तब वो एरिया पे क्या इंपैक्ट आता है। देखें एक बार, देखो हम कहते हैं पावर ट्रांसफर सेम है, अब cos फाई तो लोड पे डिपेंड करता है ना, तो मैं कहता हूं इफ V2 by V1 is n, यानी वोल्टेज मैंने n टाइम्स कर दी, तो अब मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, पावर कांस्टेंट होने की वजह से V2 I2 cos फाई इज इक्वल टू V1 I1 cos फाई। cos फाई तो कट गया, I2 by I1 is V1 by V2 1 by n। अब हम ये कह देते हैं कि करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर।
सही बात है ना, करंट रेटिंग क्रॉस सेक्शन एरिया से आती है। अगर ऐसा होता है मेरे भाई तो एरिया में कितना चेंज आ गया, एरिया बन गया 1/n टाइम्स। क्या समझे बंधु, आप यहां से ये समझे हाई वोल्टेज वाली लाइंस की थिकनेस कम होती है एज कंपेयर टू लो वोल्टेज वाली लाइन। लो वोल्टेज की लाइंस जनरली थिकर होती हैं एंड हाई वोल्टेज लाइन विल बी थिनर। ठीक है, चलो ऐसे ही एक और ट्राई करो। अब की बार इसमें एक कंडीशन मैंने बढ़ा दी कि कंसीडर लॉसेस टू बी कांस्टेंट, कंसीडर लॉसेस टू बी कांस्टेंट। ठीक है, चलो कम ऑन एवरीबॉडी। और देखो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरे मशीन्स के लेक्चर देखना, वहां मैंने पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पूरा पूरा क्लियर किया है। एक बार जरूर चेक करना, वो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। इसी चैनल के ऊपर है, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको देखें, इस बार क्या होगा, पावर पहले की तरह कांस्टेंट है, तो पहले की तरह ही कर लेते हैं। जब हमें पता है कि V2/V1 इज n, therefore I1/I2 इज 1/n। अब आपका लॉस क्या होता है मेरे भाई, लॉस होता है बेटा आपका I²R, I²R। अब ये भी कांस्टेंट बोल दिया, तो जिसका मतलब I2²R2 should be equal to I1²R1, जिसका मतलब R1/R2 is actually equal to I2/I1 का स्क्वायर 1/n²। ठीक है, 1/n²। अब मेरे भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। देखो मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया तो R1/R2 बनेगा A2/A1, A2/A1 दैट इज 1/n²। तो एरिया 2 इज एरिया 1/n²। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। एरिया 2 इज एरिया 1/n², तो एरिया की स्केलिंग यहां पे हुई 1/n² से। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, आप ये क्यों यूज करोगे, या स्केलिंग कहां देखी जाएगी, तो ये होती है फीडर्स के अंदर। ये कहां पे होती है मेरे भाई, फीडर्स के अंदर। क्या होता है ना, जब कभी फीडर बनाया जाता है तो यहां पे लॉस जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि भाई लॉस मिनिमम रखना है चाहे जो हो जाए, यानी मैक्सिमम पावर जो जनरेटर से आ रही है वो लोड तक पहुंचानी है हर हालत के अंदर, वो लोड तक पहुंचानी है हर हालत के अंदर। तो लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फीडर का। तो जब भी स्केलिंग लॉस को कांस्टेंट रखते हुए हो रही है तुरंत समझ जाना दैट इट इज टॉकिंग अबाउट अ फीडर। अब अगला देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप हमने कांस्टेंट किया है, पर यूनिट ड्रॉप हमने कांस्टेंट किया है। ठीक है, अब कोई डाउट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर फीडर कनेक्टेड हैं तो फीडर में कांस्टेंट करंट कैसे। मेरे भाई गधा प्रसाद, एक चीज दिमाग लगाओ कि अगर एक पाइप में पानी जा रहा है, बीच में लीकेज नहीं है, तो हर जगह पानी बराबर जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर में बीच में क्या है, लोड है, लोड ने बीच में से पानी निकाल लिया, बीच में से पानी निकाल लिया तो पानी आगे आगे कम हो जाएगा। यही तो फंडा है, डिस्ट्रीब्यूटर पे लोड कनेक्टेड है और फीडर पे लोड कनेक्टेड ही नहीं है, तो फीडर का करंट कांस्टेंट रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर का करंट बदलता जाएगा। ठीक है भाई, अब एक दो और गधा प्रसाद हैं कि भाई ट्रांसफार्मर क्यों लगाए। मेरे भाई स्टेप अप करने के बाद वोल्टेज को स्टेप डाउन भी किया जाता है आगे आगे जाते हुए, क्योंकि लोड को देनी है वो वोल्टेज। अगर स्टेप अप करके दोगे ना तो लोड ऐसे उड़ेगा आसमान में हवाई जहाज की तरह। चलो अब देखो फिर से इसी क्वेश्चन पे आते हैं, बट इस बार कंडीशन अलग है।
पावर है वी आई कॉस फाई इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें क्या पता है कि v2 बाय v1 इज n, देयरफॉर i1 बाय i2 इज 1 बाय n। अब हमने बोला है पर यूनिट ड्रॉप इज कांस्टेंट। पर यूनिट ड्रॉप होता है आई आर बाय वी, IR बाय V। इसका मतलब I1 R1 बाय V1 शुड बी इक्वल टू I2 R2 बाय V2। ठीक है, अब यहां से R1 बाय R2 कितना आ गया? ये आ गया बेटा आपका V2 बाय V1, सॉरी I2 बाय I1 इंटू V1 बाय V2, V1 बाय V2। अब रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये वैल्यू बन रही है 1 बाय n स्क्वायर। तो इससे बना A2 बाय A1 इज 1 बाय n स्क्वायर, इज 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे भी आंसर क्या आया? 1 बाय n स्क्वायर। इसका प्रैक्टिकल यूज कहां आता है मेरे भाई? इसका प्रैक्टिकल यूज आता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। कहां यूज आता है? डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई जब लोड को सप्लाई करना है तो यू वुड वांट कि लोड को रेटेड वोल्टेज मिले, या ये कह लो वोल्टेज का ड्रॉप कम से कम रहे। ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप कम से कम रहे। ये वाला I2 बाय I1 होगा, मैंने यहां पे गड़बड़ कर दिया है। I2 बाय I1 यहां भी ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, दिस इज I2 बाय I1। तो फीडर के अंदर लॉसेस हमेशा देखे जाते हैं, फीडर के अंदर लॉसेस हमेशा देखे जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हमेशा क्या देखा जाता है? वोल्टेज का ड्रॉप। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर देखा जाता है वोल्टेज का ड्रॉप। ठीक है, फीडर के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप क्रूशियल नहीं है। आपका एम क्या है? ज्यादा से ज्यादा पावर सोर्स से लोड तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूटर का एम क्या है? लोड तक रेटेड वोल्टेज को लेके जाना, बीच का ड्रॉप मिनिमाइज करना। अब देखो, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर पे। कितनी तरह के कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं? तो पहला कंडक्टर होता है सॉलिड कंडक्टर या सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर, दूसरा होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर, तीसरा कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, और चौथा बंडल्ड कंडक्टर। अब देखो, अभी तक हमें क्या क्या आइडिया है? हमें यह पता है ट्रांसमिशन लाइन बनेगी एल्यूमिनियम की, ट्रांसमिशन लाइन बनेगी एल्यूमिनियम की। दूसरी बात हमें यह पता है लेंथ डिसाइड होगी डिस्टेंस से, लेंथ डिसाइड होगी डिस्टेंस से। एल्यूमिनियम की बनानी है और डिस्टेंस से लेंथ डिसाइड करनी है। बच क्या गया? बच गया बस एरिया। एरिया अभी मैंने आपको सिखा दिया। बच क्या गया? एरिया। एरिया मैंने अभी आपको सिखाया, वोल्टेज रेटिंग के साथ एरिया बदलता है, वोल्टेज रेटिंग के साथ एरिया बदलता है। अब लास्ट चीज बची, दैट इज द शेप। दैट इज द शेप, कि कंडक्टर को शेप कैसी देनी है, कंडक्टर को शेप कैसी देनी है। अब इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और पूरा स्टोरी की तरह चलेगा। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, एकदम स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा कि कंडक्टर की शेप क्या होती है, क्यों होती है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक है, कैसे डिसाइड हुआ, हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज। ठीक है, सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर एक ही वायर हो, एक ही वायर हो। देखो जैसा मैंने यहां दिखाया भी है, ये एक मोटी सी वायर जा रही है ना, ओनली वन वायर। आप कहोगे सर और कितनी वायर होंगी, एक ही ना वायर होगी? मेरे भाई कुछ वायर ऐसी भी होती हैं जहां पतली पतली वायर्स को ट्विस्ट करके जोड़ देते हैं, वो सिंगल वायर नहीं हुई, वो सिंगल वायर नहीं है।
यहां हम क्या कह रहे हैं, मोटी तार ले ली लेकिन एक सिंगल वायर ली है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, जिसकी भी लो एक ही वायर ली है, एक ही वायर ली है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर, सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। अब बात ये पूछी जा रही है कि भाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्यों, कोई मुझे इसका आंसर बताएगा कि ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर क्यों रखा है, ये वायर का एरिया सर्कुलर क्यों रखा है ऐसे, या वायर सिलेंड्रिकल क्यों है, बताओ इसका रीजन मुझे बताओ। वायर, वाई द वायर इज सिलेंड्रिकल। तो देखो मैं समझाता हूं। अब मैंने दो क्रॉस सेक्शन ले लिए, एक सर्कुलर और एक ट्रायंगल। सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एट द एजेस बहुत ही लो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लो क्रॉस सेक्शन एरिया है एट एजेस। अब क्या होता है ना मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, जहां ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है, जहां ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है, वहां हमारा चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, या ये कह दो वहां चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, वहां चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। आप ऐसे भी सोच सकते हो Q बाय ए से सोच लो ना, कि अगर एरिया बहुत कम है तो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी। तो हम यहां क्या कह देते हैं, चार्ज डेंसिटी इज हाई एट एजेस, इज हाई एट एजेस मेरे भाई। अब देखो जहां चार्ज डेंसिटी हाई होगी, ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, जहां चार्ज डेंसिटी हाई होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई एट एजेस। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो गई वहां मेरे भाई एयर में आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, वहां एयर में आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जिससे आ जाएगा कोरोना, जिससे आ जाएगा कोरोना। तो यहां काफी कोरोना होता है, यहां पे काफी कोरोना होता है, बात क्लियर है, यहां काफी कोरोना देखने मिलता है अगर किसी कंडक्टर में एजेस आ जाएं और इसके अंदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर देयर इज लो कोरोना लॉस। अब मुझे ये नहीं पता काफी बच्चे इस क्लास में लीकेज फ्लक्स के पीछे क्यों पड़ गए हैं, मशीन से पावर सिस्टम में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। लीकेज फ्लक्स की बात मेरे भाई पावर सिस्टम में नहीं होती है, बिकॉज यहां म्यूचुअल फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, हम इंडक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इंडक्शन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो वायर से करंट फ्लो करा के बस क्या कर रहे हैं, हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन, तो लीकेज की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्यों प्रेफरेबल है, बिकॉज इट हैज अ यूनिफॉर्म सरफेस and due to uniform surface the charge is uniformly distributed, electric field is uniform, and since the electric field is uniform the corona loss is less। तो ये रीजन हमें क्लियर हो गया। चलो भाई ठीक है, सिलेंड्रिकल बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी वायर। अब सिलेंड्रिकल में भी हम सॉलिड लें या हॉलो, हम सॉलिड वायर लें या फिर हॉलो। अब देखो मान लो ये जो सॉलिड वायर है बेटा आपकी, मान लो इसका रेडियस है r, और ये जो हॉलो कंडक्टर है इसका इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखो हम ये जानते हैं करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मैं कहता हूं अगर दोनों कंडक्टर की करंट रेटिंग बराबर रखनी है तो दोनों का एरिया भी बराबर आना चाहिए, दोनों का एरिया भी बराबर आना चाहिए। तो एरिया इसका कितना है, सॉलिड का एरिया कितना है मेरे बंधु, ये है पाई आर स्क्वायर, और हॉलो का एरिया कितना है मेरे भाई, हॉलो का एरिया है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर।
तो मैं कह रहा हूं कि सेम करंट रेटिंग के लिए एरिया सेम होना जरूरी है। फॉर सेम करंट रेटिंग, फॉर सेम करंट रेटिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो सेम। अब अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे मेरे भाई, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे निकलेगा ये कि भैया हॉलो का आउटर रेडियस सॉलिड से ज्यादा होगा, आउटर रेडियस हॉलो का सॉलिड से ज्यादा होगा, आउटर रेडियस इज मोर देन सॉलिड कंडक्टर। अब आप कहोगे सर इससे क्या, अरे मेरे भाई जब आउटर रेडियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और मेरे भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो कोरोना भी कम होगा। तो इससे क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, कोरोना रिड्यूसेस। इसीलिए बंधु हॉलो कंडक्टर का एडवांटेज है किसके ऊपर, सॉलिड कंडक्टर के ऊपर। हॉलो कंडक्टर हैज एन एडवांटेज ओवर द सॉलिड कंडक्टर। लेकिन मेरे भाई इसकी जो होती है ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। खुद सोचो ना, जब अंदर से मटेरियल गायब है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी पहले से कम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो लेस, और अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो गई तो दैट विल बी अ ड्रॉबैक। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हॉलो कंडक्टर को वहां यूज करो जहां कोरोना की समस्या ज्यादा है। अब आप कहोगे सर कोरोना की समस्या कहां ज्यादा है, कोरोना की समस्या मेरे भाई बस बार पे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि मेरे भाई बस बार पे कई सारी ट्रांसमिशन लाइन आकर के एक साथ कनेक्ट होती हैं। जब कई सारी ट्रांसमिशन लाइन एक साथ जुड़ती हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से वहां कोरोना की समस्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो कोरोना ज्यादा होगा तो वहां बेहतर क्या है, किसको यूज कर लिया जाए, हॉलो कंडक्टर को यूज कर लिया जाए रेदर देन सॉलिड कंडक्टर। लेकिन मैं कहूंगा वायर बनाने में तो सॉलिड का ही यूज करो, लेकिन बस बार बनाने में किसका यूज करो, बस बार बनाने में यूज कर लो हॉलो का। तो ये कहां यूज कर लिया जाए, फॉर ट्रांसमिशन लाइन, और दूसरा वाला कहां यूज कर लिया जाए, ये यूज कर लिया जाए इन केस ऑफ बस बार, बस बार में यूज कर लिया जाए मेरे भाई। ठीक है, अब बात है कि लो स्ट्रेंथ, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ से क्या नुकसान होता है, या आगे पढ़ाऊंगा। सैग बढ़ जाता है, और सैग अगर बढ़ जाएगा वायर का तो नीचे से गुजरने वाले इंसान के लिए ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसे शॉक लग सकता है, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड उसे पुल कर सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए सैग हमें मिनिमम रखना पड़ता है, सैग हमें मिनिमम रखना पड़ता है। वाई सर्कल रेडियस पाई आर स्क्वायर, मेरे भाई एरिया लिखा है, रेडियस लिखा है पाई आर स्क्वायर, गजब करते हो। ठीक है, अब देखो आप पूछ रहे हो बस बार क्या है, तो मैं आप लोगों के लिए बस बार ही ले आया हूं। देखो बस बार क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बस बार है। ये ना कॉपर से दिखा रखी है यहां बना के, कॉपर से। अब देखो इसके ऊपर अलग अलग इक्विपमेंट जुड़ गए ना, जैसे ये बन गया इक्विपमेंट 1, ये बन गया इक्विपमेंट 2, ये बन गया इक्विपमेंट 3, और ये बन गया इक्विपमेंट नंबर 4। तो बस बार से आप कई सारी चीजें जोड़ सकते हो। ये ऊपर जाती हुई जो रॉड्स हैं ये बस बार हैं, बस है जिसके ऊपर हम लोग कई सारे मीटर, कई सारी डिवाइसेस, कई सारे लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था बस बार इट इज जस्ट लाइक अ बार, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, नेटवर्क की एक नोड की तरह काम करती है, जिस नोड से मल्टीपल एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं, जिस नोड से मल्टीपल एलिमेंट जुड़ सकते हैं उसी की तरह काम करेगी। अब बस बार कंडक्टिंग मटेरियल में कॉपर की भी बन सकती है, और ट्रांसमिशन लाइंस की टर्म्स में बात करें तो इट विल बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इट विल बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहां हॉलो कंडक्टर्स का यूज होना चाहिए, भले ही सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो या कोई भी क्रॉस सेक्शन, बट वी मस्ट यूज हॉलो कंडक्टर।
वी मस्ट यूज हॉलो कंडक्टर। ये बात क्लियर हो गई। तो बस बार में हॉलो कंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन में सॉलिड कंडक्टर। लेकिन क्या होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में जब सॉलिड कंडक्टर की बात होती है उसके अंदर एक नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्किन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द स्किन इफेक्ट। ठीक है। और मेरे भाई गधा प्रसाद, अभी ACSR हमने पढ़ लिया, जो ACSR के पीछे नहा धो के पढ़ गए हो, अभी नहीं पढ़ा है ना, जब पढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो क्या होता है कि जो भी सॉलिड कंडक्टर होते हैं उनके अंदर एक समस्या होती है, वो समस्या कौन सी होती है, दैट इज द स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट के अंदर सारा का सारा करंट या ज्यादातर करंट कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है, कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है, कंडक्टर के बल्क में नहीं जाता है। ठीक है, कंडक्टर के बल्क में नहीं जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्किन इफेक्ट। ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं जो आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको एक बहुत डिफरेंट और एक बहुत इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मेरे लेक्चर से आपको बेनिफिट लेना है तो सबसे पहली बात है आपको मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, मेरे ऑर्डर में चलना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में टॉपिक्स को लेके जा रहा हूं। आप रैंडमली कहीं से भी कोई डाउट पूछोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, आई विल स्टॉप रीडिंग द चैट और आई विल ब्लॉक द चैट। दो ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई चीज रेलिवेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट, देन वी विल डिस्कस। लेकिन अगर आप पूछोगे कोई आगे की, बहुत आगे की बात कि सर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो मेरे भाई उस चीज से तो पूरी क्लास का डाउट, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होगा और उस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो ऑडियंस नहीं होगी तो मेरा मोटिवेशन डे बाय डे, जैसे यहां क्राउड कम हो रहा है ऐसे मेरा मोटिवेशन कम होता जाएगा, और मोटिवेशन कम होता जाएगा तो लेक्चर का लेवल डाउन आता जाएगा। आप एक चीज ये देखो कि मैं कितना ज्यादा वर्क करता हूं एक एक प्रेजेंटेशन पे, ताकि आपको फील आए एक्चुअल पावर सिस्टम की। बट ये चीजें यार तभी करने का फायदा है जब मेरी आवाज, मेरी बातें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और वो पहुंचाना आपका काम है, वो पहुंचाना आपका काम है। इसीलिए लेक्चर में आने से पहले आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले शेयर जरूर कर दिया करो। कुछ भी नहीं करना, मुझे नहीं पता कि गेट का क्राउड ही इतना ज्यादा एक तरीके से ढीला क्यों है शेयर करने के अंदर, क्योंकि हर एग्जाम के बच्चों को मैंने देखा है कोई अच्छी चीज मिलती है ना तो आतंक मचा देते हैं, फैला डालते हैं। लेकिन ये चीज आप लोग नहीं करते हो। ठीक है। तो देखो कल का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे ना, एकदम स्किन इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्किन इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और कल मैं ये सारे कंडक्टर जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये सारे कंडक्टर मैं आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। ठीक है। अब देखो इस URL पे चले जाना मेरे भाई, आज मैं बीजेटी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कवर करने वाला हूं। तो अगर आपको भी अटेंड करना है बीजेटी का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो अभी 8:30 पे क्लास स्टार्ट होगी, तब आ जाना। ठीक है। और लिंक आपको यहां मिल जाएगा अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। अब बहुत बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर नोट्स नहीं मिले। नोट्स मेरे भाई मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं गेट AIR1, और उस पे सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। अब देखो अगर आप प्लस पे जुड़ते हो मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें 12 मंथ्स 22,500। लेकिन ये प्राइस इस मंथ बढ़ने वाला है, तो जल्दी से अंकित ESE कोड लगा के ज्वाइन कर लो, वरना बाद में पछताओगे। और अगर आइकॉनिक के लिए जाते हो तो आइकॉनिक में तो मेरे भाई पर्सनल कोच भी मिल जाता है, पर्सनल कोच भी मिल जाता है, और वो सारी क्वेरी आपकी क्लियर करेगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है, क्या चीजें छोड़ के जा सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी होगी, शेड्यूल होगा, सब बताएगा। तो आपको हमेशा एक सपोर्ट रहेगा कि जब भी कंफ्यूजन हो रहा है देयर इज समवन हु विल गाइड यू। और इसकी कॉस्ट पड़ेगी 4500 12 मंथ्स की, अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE। अंकित ESE कोड से इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा मेरे भाई आप डायरेक्टली मेरी गाइडेंस के अंडर स्टडी करते हो। आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, EMI और नेट बैंकिंग से, और आप पेमेंट HDFC डेबिट कार्ड पे भी EMI ले सकते हो, और बजाज के कार्ड पे भी EMI ले सकते हो। तो जो बच्चे एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, डेबिट कार्ड पे EMI लेना, कोड याद रखना अंकित ESE। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिख के रख लो, जहां सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूं, सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जिसे फॉलो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी ज्यादा मैं यहां पे कराऊंगा। तो उसको ज्वाइन करने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करके रखो, मेरे को फॉलो करके रखो।
ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट बनाते रहेंगे। क्रिएट्रिक्स को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है मेरे भाई। यहाँ गेट ईएस का फुल सिलेबस विद क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। गेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पाठशाला, यहाँ एनिमेशन से आपके इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। फाउंडेशन आपके बेसिक्स के लिए, एसएससी जेई, अगर आप जेई और एई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तेलुगु इफ यू आर अ तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी। जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ले लेना, आज रात तक अपलोड हो जाएंगे। ध्यान रखना गेट AIR 1 नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पे मिल जाएंगे सारे टॉपिक, एकदम डिटेल्ड हम लोग कवर करने वाले हैं। एक एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया से आपके लिए क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी।